हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल में। तो भट्ठियाँ कौन कौन सी उपयोग होती हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनमें कौन कौन से कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, ये सारी बातें हमने पीछे सीखी। और अब हम इन सारे स्टेप्स के सहारे धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। यानी अब हम धातुओं के निष्कर्षण के प्रक्रम पर सीधा चलते हैं। कैसे हम किसी भी धातु को उनके अयस्कों से अलग करेंगे, उस पूरे प्रोसीजर को हम पढ़ेंगे। बच्चों, वैसे तो कई धातुओं का निष्कर्षण हो सकता है इन स्टेपों के माध्यम से, लेकिन इंटरमीडिएट के नए सिलेबस में केवल 4 ही धातुओं का निष्कर्षण सम्मिलित किया गया है। वो 4 धातुएं कौन कौन सी हैं? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम और जिंक। यानी इन्हीं चारों धातुओं के निष्कर्षण का वर्णन आपके कोर्स में रखा गया है, यानी इंटरमीडिएट के नए सिलेबस में रखा गया है। तो इसलिए धातुओं का निष्कर्षण यानी इन्हीं चारों धातुओं के बारे में हमें पढ़ना है। बाकी और भी धातुओं के छोटे छोटे प्रक्रमों का वर्णन है, पर संपूर्ण निष्कर्षण का वर्णन नहीं है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कॉपर के निष्कर्षण की बात करते हैं। कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाएगा, इसमें कितने स्टेप पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे उनके रिएक्शंस और प्रोसीजर बनेंगे। तो पहला हम मेटल ले रहे हैं कॉपर। 4 धातुओं के निष्कर्षण में सबसे पहले हमने कॉपर धातु को सिलेक्ट किया है, और कॉपर धातु का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों, कॉपर, चूंकि आपको पीछे बताया जा चुका है कि कॉपर एक ऐसा धातु है जो प्रकृति में संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर कॉपर मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है तो उसके निष्कर्षण के समस्त विधियों का प्रयोग नहीं करना है, केवल उसको शोधित करना है। उसको शुद्ध करने में ही जो हमारे पास प्रोसीजर बनेगा उसका हम उपयोग करेंगे। लेकिन जब हमारा कॉपर संयुक्त रूप में होता है, एक अयस्क के फॉर्म में होता है, तो उससे हमें धातु का निष्कर्षण कैसे करना होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे विवरण करेंगे। आप जानते हैं कॉपर के कई अयस्क होते हैं, जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पे Cu2S, इसे हम कहते हैं कॉपर ग्लांस। क्या कहते हैं? कॉपर ग्लांस। इससे पहले हमने आप सभी को धातुओं के अयस्कों का नाम और उनके सूत्र पीछे हमने आपको पोस्ट किए हैं, तो आप उन्हें याद कर लिए होंगे। और अगर नहीं भी याद होगा तो आप एक बार पुनः उसे ध्यान दीजिएगा। उस लिस्ट में मैंने सभी धातुओं के जो भी महत्वपूर्ण धातुएं आपके कोर्स में हैं, उन सभी के 2-2, 4-4 अयस्कों का नाम लिखा गया है। तो उनमें से जो मेन अयस्क है उनका नाम आप जरूर याद कर लीजिए। मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों का नाम यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ। जैसे कॉपर के कितने अयस्कों को आप जरूर ध्यान में रखें। 3 अयस्क जरूर आप इसका ध्यान में रखिए, क्योंकि ये तीनों अयस्क अक्सर चर्चा में आते रहते हैं। अक्सर बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न बनकर आता है कि कॉपर के 2 अयस्कों का नाम बताइए। तो अब अगर 2 अयस्कों का नाम आपसे पूछा है तो कम से कम 2 से 4 अयस्कों का नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे, तभी आप 2 अयस्कों का नाम आसानी से बता सकते हैं। तो मैं आपको उन 3 अयस्कों के बारे में चर्चा करता हूं जो बहुत जरूरी हैं, जिनका उपयोग भी ज्यादा होता है और पूछे भी ज्यादा जाते हैं। तो हमारे पास पहला अयस्क है कॉपर का, कॉपर ग्लांस Cu2S, जो एक सल्फाइड अयस्क के रूप में होता है। यानी ये कॉपर का कैसा अयस्क है? सल्फाइड। ऑप्शनल क्वेश्चन में ये भी बहुत पूछा जाता है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि Cu2S कॉपर का कैसा अयस्क है।
या कॉपर का अयस्क है? आपको 4 ऑप्शन दे देगा, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइट। तो इस तरीके से, या पायराइट, कैसा फॉर्म है, जो भी फॉर्म होगा वो ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अगर हमें इसकी जानकारी पहले से होगी तो हमें इसका निर्णय लेना आसान होगा, हमें सेलेक्ट करना आसान होगा। ठीक है, तो जैसे पहला हमारा कौन सा है मूल, कॉपर ग्लांस, ये है हमारे पास कॉपर ग्लांस। ठीक है, दूसरा है कॉपर पैराइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर पैराइट, CuFeS2, क्या कहते हैं इसको, कॉपर पाइराइट, ये आपका कॉपर पाइराइट। और तीसरा हम लेते हैं क्यूप्राइट, Cu2O, क्यूप्राइट, इसको हम क्यूप्राइट के नाम से जानते हैं अयस्क के रूप में। तो ये है हमारे पास 3 महत्वपूर्ण इसके अयस्क। इसके अलावा भी बहुत सारे अयस्क आपको मिल जाएंगे, पीछे लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें हमने दे रखा है सारे अयस्कों को, वहां पे आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास मूल 3 अयस्क हैं, सबसे सरल है, इनके फॉर्मूले भी और इनका नाम भी। कॉपर ग्लांस Cu2S जो एक सल्फाइड अयस्क होगा, कॉपर पायराइट, इसी को कैल्कोपायराइट भी कहा जाता है, अयस्क के रूप में क्या कहा जाता है, कैल्कोपायराइट, अक्सर कैल्कोपायराइट के नाम से भी पूछ लिया जाता है और लिस्ट में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें। तो क्या है ये, कॉपर पायराइट, CuFeS2, ये भी एक प्रकार का सल्फाइड अयस्क है। क्लियर, ये भी सल्फाइड, ये भी सल्फाइड, दोनों सल्फाइड अयस्क हैं। जबकि Cu2O, क्या, Cu2O, इसको कहते हैं क्यूप्राइट, अयस्क के रूप में क्या कहते हैं, क्यूप्राइट। वैसे कॉपर का ऑक्साइड है, ये ऑलरेडी क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो ऐसे में, लेकिन यहाँ अयस्क के रूप में इसे क्यूप्राइट के नाम से जानना है। ठीक, तो ये 3 अयस्क मेन आपके कॉपर के हैं, इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन क्या हम किसी भी अयस्क से निष्कर्षण कर सकते हैं? देखिए, अयस्कों से तो निष्कर्षण आप धातुओं का कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या सभी अयस्कों से सूटेबल होता है, सभी से उतनी मात्रा में प्राप्त होता है? नहीं, यहाँ पे एक ऐसा अयस्क होगा, कोई भी इन सभी में से एक ऐसा अयस्क होता है जिससे धातुओं का निष्कर्षण अधिक मात्रा में होता है, तो ऐसे अयस्क को हम कहते हैं उसका प्रमुख अयस्क या मुख्य अयस्क कहते हैं। तो अधिकांश हम लोग धातुओं का निष्कर्षण उनके मुख्य अयस्कों से ही करते हैं, क्योंकि कम समय में सरलता पूर्वक ज्यादा मात्रा में धातुएं हमें प्राप्त होती हैं, इसीलिए हम किससे निष्कर्षण करते हैं धातुओं का, उनके मुख्य अयस्क से, मेन ओर्स से ही उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं। कंफर्म। अब देखिए, इनका मुख्य अयस्क कौन है, इनका मेन अयस्क है कॉपर पायराइट, यानी कॉपर पायराइट कॉपर का प्रमुख अयस्क होता है, इसी से धातुओं का निष्कर्षण करना आसान होता है। यानी इससे अगर हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे तो बहुत ही सरलता से हमें कॉपर प्राप्त हो जाएगी। तो अब चलते हैं हम कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण करते हैं, यानी कॉपर का निष्कर्षण हमें किससे करना है, कॉपर पायराइट से करना है। तो अब इस कॉपर पायराइट से कॉपर का निष्कर्षण करने में कौन कौन सी क्रियाओं का प्रयोग करना होगा, यानी हमें धातुकर्म में आना होगा, क्योंकि किसी भी धातु का निष्कर्षण करने के लिए हमें धातुकर्म का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस कॉपर पायराइट से यदि हम कॉपर का पृथक्करण करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें धातुकर्म के पदों की आवश्यकता होगी, और वो कौन कौन से पद इसमें सम्मिलित होंगे, आइए पहले उसका एक संक्षिप्त सारांश बना लेते हैं। इसका सारांश क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं का निष्कर्षण के पद कौन कौन से हैं। पहला पद आपको लेना है अयस्क का पीसना, यानी कॉपर पायराइट अयस्क को पहले पीसना होगा। फिर जब पीस चुके होंगे तो गैंग को हटाने के लिए क्या करना होगा, इसका सांद्रण करना होगा। तो अगला स्टेप हो जाएगा अयस्क का सांद्रण। सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण, कंसंट्रेशन करेंगे। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हम भर्जन करेंगे। क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। वैसे इसमें निस्तापन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें
नमी जो है एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी हाइड्रेटेड नहीं होता है कॉपर पाइराइट आपका, इसलिए इसमें निस्तापन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी बहुत अगर नमी हल्की फुल्की है भी तो वो भर्जन क्रिया के दौरान ही मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें निस्तापन क्रिया नहीं दिखाना है, सीधे क्या करना है, भर्जन कराना है। ठीक है, रोएस्टिंग कराना है। और चौथी प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रगलन। प्रगलन क्रिया, पांचवी क्रिया जब हम प्रगलन कर चुके होते हैं तो हम इसका बेशमरीकरण कराएंगे। कौन सी क्रिया कराएंगे, बेशमरीकरण। और जब बेशमरीकरण हो जाएगा तो यहां हमें कॉपर मुक्त अवस्था में मिल जाएगी, लेकिन उसमें तमाम इम्प्योरिटीज होती हैं और इन इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हमें कॉपर का क्या करना आवश्यक होता है, शोधन, यानी हम अब प्योरिफिकेशन करेंगे। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉपर का शोधन करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे कॉपर का शोधन, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। ठीक है, तो ये हमारे पास मूलतः 6 स्टेप हैं जिनकी सहायता से कॉपर पाइराइट से कॉपर को हम पूर्णतः अलग कर सकते हैं और उन्हें उपयोग में ला सकते हैं, यानी कॉपर का उपयोग कर सकते हैं इन 6 स्टेप के बाद। ठीक है, तो अब एक एक करके हमें इन्हें पढ़ना है। सबसे पहले हम कौन सा स्टेप लेते हैं, अयस्क का पीसना। तो हम यहां से कौन सा पकड़ेंगे, कॉपर पाइराइट पकड़ेंगे और इस कॉपर पाइराइट अयस्क को पीसेंगे। हालांकि ऐसे में बहुत ही आसान है, अयस्क के पीसने का प्रक्रम पीछे हमने मेटलर्जी के दौरान दे रखा है। कैसे पीसोगे उसका तरीका आपको बताया गया है कि सबसे पहले अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ा जाता है, तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है और फिर उसे स्टाम्प अथवा बाल मिल में पीस लिया जाता है। पीस कर जब उसे बारीक चूर्ण में बदल लिया जाता है तो ये प्रक्रम आपका क्या कहलाता है, अयस्कों का पीसना कहलाता है। समझ में आ गई इतनी बातें। पहला स्टेप हमने अयस्कों को पीसा, उसे बारीक चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर लिया। फिर क्या करते हैं, अब चूंकि इसके अंदर गैंग्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर इन सब के टुकड़े होते हैं, इन्हीं को हम गैंग्स, आधात्री या फिर मैट्रिक्स के रूप में जानते हैं। तो इनको हटाने के लिए अब हमें अगले प्रक्रम का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी हमारा सेकंड प्रोसीजर अब क्या होगा, अयस्क का सांद्रण। यानी अब हम कॉपर पाइराइट अयस्क का क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। अब सांद्रण की 4 विधियां होती हैं, लेकिन उनमें से हम कौन सी विधि यूज करेंगे, अर्थात इस अयस्क के लिए कौन सी विधि उत्तम होगी, उसका सिलेक्शन करेंगे। तो आप यहां से चुनाव कर सकते हैं कि हमारा कॉपर पाइराइट अयस्क कैसा अयस्क है। तो अभी अभी बताया था हमने, ये किस प्रकार का अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। अंतिम में इसका जो तत्व है सल्फर है, तो ऐसे में सल्फर आपका कौन से फॉर्म में कंपाउंड को ले जा रहा है, सल्फाइड फॉर्म में ले जा रहा है। तो ऐसे में ये सल्फाइड अयस्क के रूप में जाना जा रहा है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है, आप सभी जानते हैं, बताइए किस विधि से करेंगे। पीछे हमने शर्तें दी थी चारों प्रक्रम की कि अगर हमें सांद्रण करना है किसी भी अयस्क का तो उनके लिए कुछ शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं, अगर हमारे पास कोई भी सल्फाइड अयस्क होता है तो बताइए किस नियम से, यानी किस प्रोसीजर के तहत उसका सांद्रण किया जाएगा। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीछे पढ़ रखा है ना मेटलर्जी के प्रक्रम में। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है, फेन फलवन विधि से। किससे किया जाता है, फेन फलवन विधि से किया जाता है। ठीक, तो आइए फेन फलवन विधि का एक बार पुनः वर्णन कर लेते हैं, कॉपर पाइराइट का हम कैसे फेन फलवन विधि से सांद्रण करेंगे। प्रोसीजर वही है जो पीछे आपको हमने पढ़ा रखा है। तो एक बार पुनः हम इसको सरल तरीके से शॉर्टकट में समझेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, पिसे हुए एस को एक जल से भरे टैंक में डाल देते हैं। ये हमारे पास जल से भरा टैंक है, इसमें क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक, और अब इसमें हम क्या करते हैं, इस जल से भरे टैंक में क्या डाल देते हैं, पिसा हुआ एस। यहां से हमने ये पिसा हुआ एस डाल दिया, यानी क्रश्ड ओर्स।
क्रश्ड और पिसा हुआ कौन सा है? कॉपर पायराइट। तो यहां लिख सकते हैं CuFeS2। ये इसका एस किसमें पिसा हुआ है, तो इसको डाल दिया। और अब इसी में कुछ मात्रा में चीड़ का तेल ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देते हैं? चीड़ का तेल। बताया था ना, याद है? चीड़ का तेल, या इंग्लिश में आप लिख सकते हैं इसको, इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पाइन ऑयल प्लस, इसी में एक चीज और ऐड करते हैं। क्या चीज है वो? पोटेशियम एथिल जैंथेट। पोटेशियम एथिल जैंथेट। ये दोनों का मिश्रण होता है। इस विलयन को हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो ये जो इसके अंदर एस्क के छोटे छोटे जो कण होंगे, सपोज देन ये हमारे पास एस्क के कण हैं, तो ये एस्क के कण आसानी से तेल को सोख लेती हैं। जो पाइन ऑयल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिश्रण है, इसको ये अवशोषित कर लेंगी और इनकी सतह क्या हो जाएगी? चिकनी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें हम ट्यूबर का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबर सभी जानते हो, जिसके माध्यम से वायु को कहीं अंदर प्रवेश कराया जाता है, वायु को अंदर ले जाया जाता है, उसको हम ट्यूबर कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसमें संरचना हम बना रहे हैं ट्यूबर का। ये हमारे पास ट्यूबर, पिछले संरचना में आपने देख रखा है जब आपको ये पढ़ाया जा रहा था। तो ये है ट्यूबर। अब इसकी सहायता से हम क्या करते हैं? वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं। वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं, राइट। वायु जैसे ही इसके अंदर जाएगी, क्या होगा? तेजी से इसके अंदर हलचल उत्पन्न होगा, जल के अंदर बुलबुलाहट होगी, और उसकी बुलबुलाहट से वायु के संपर्क में आपके ये जो शुद्ध कण आते हैं, किसके कण? अयस्क के कण आते हैं, तो फटाफट झाग में बदल जाते हैं, और झाग में बदल कर कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं? ऊपरी सतह पर कलेक्ट हो जाते हैं। जल का ऊपरी सतह यानी यहाँ पे ये कलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से पिछले बार भी हमने वर्णन किया था। तो ये बड़ा सिंपल है। अब ये जो झाग आपका आ रहा है, ये झाग ही क्या है? यही आपका कंसंट्रेट या कंसंट्रेटेड ओर्स है, सांद्रित अयस्क है। यही आपका क्या है? सांद्रित अयस्क है। क्यों? बात पकड़ में आ रही है ना? तो ये हमारा क्या है? सांद्रित अयस्क है। ठीक। अब इस सांद्रित अयस्क को हम क्या करते हैं? टैंक से निकालने के लिए इसको क्या करते हैं? बहा लेते हैं, बहाकर इसको बाहर कर लेते हैं। अभी इसी सांद्रित अयस्क का आगे हम इस्तेमाल करेंगे आगे प्रक्रियाओं में। तो इस तरीके से हमने क्या किया? कॉपर पायराइट अयस्क का सांद्रण कर लिया। और गैंग क्या हो गए? गैंग, मान लीजिए ये आपके जो मुख्य अयस्क थे या अयस्क जो था वो, उनके कण आपके सांद्रित हो गए, अलग हो गए। तो वो कहाँ चले आए? उसको झाग के रूप में बाहर निकाल लिया गया। जबकि इम्प्योरिटीज क्या होती हैं? इम्प्योरिटीज इसी में नीचे बैठ जाती हैं, टैंक में भीग कर भारी हो जाती हैं, यानी जल के अंदर भारी हो जाएंगी भीग कर, और टैंक की पेदी में बैठ जाएंगी। ये हमारे पास क्या है? गैंग्स है। ठीक है, तो प्रकरण समझ में आ गया? वही पिछला प्रकरण है, एक बार पुनः ध्यान दीजिए। कॉपर पायराइट एक सल्फाइड अयस्क है। इसका सांद्रण हम किसके माध्यम से करेंगे? फेन प्लवन विधि द्वारा करेंगे। यहाँ पे आपको हेडिंग डालना होगा फेन प्लवन विधि से सांद्रण, यानी ये हेडिंग आपको डाल देना होगा। और उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, आप इसमें हेडिंग डालेंगे अयस्क का सांद्रण, तो आप कहेंगे कॉपर पायराइट एक सल्फाइड अयस्क है, अतः इसका सांद्रण फेन प्लवन विधि से किया जाएगा। और फिर आगे हेडिंग डालेंगे फेन प्लवन विधि से कॉपर पायराइट का सांद्रण। अब इसमें वर्णन आपको पूरा कर देना है कि सर्वप्रथम कॉपर पायराइट अयस्क, पिसे हुए कॉपर पायराइट अयस्क को एक जल से भरे टैंक में डाल देते हैं, और उसमें कुछ बूंदे या कुछ मात्रा में चीड़ का तेल तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट नामक विलयन मिला देते हैं। अयस्क के कण इस विलयन को
एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, जिससे उसकी सतह चिकनी हो जाती है। और अब इसमें ट्यूबर के माध्यम से तेज वायु की धारा प्रवाहित करते हैं। वायु की धारा प्रवाहित करने पर जल में उपस्थित या जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है, हलचल उत्पन्न होता है। इस दौरान अयस्क के कण वायु के संपर्क में आकर किस रूप में, झाग के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और झाग के रूप में ऊपर आकर पलवन करने लगती हैं, अर्थात झाग इनका पलवन करता है। इसीलिए इनको, इस विधि को झाग पलवन विधि कहा जाता है। तो यहाँ से जबकि अशुद्धियां क्या हो गई, अशुद्धियां टैंक में जल में भीग कर पेदी में बैठ जाती हैं, जल में भीगेंगी, भारी हो जाएंगी और पेदी में बैठ जाएंगी। इस प्रकार अयस्क को हम बहाकर टैंक से बाहर निकालेंगे, यही हमारा क्या होगा, सांद्रित अयस्क होगा। अब हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे, ये फेन पलोन विधि से सांद्रण इसका पूरा हो जाता है। तो यहाँ तक बातें सबको समझ में आई। अगले प्रोसीजर में आते हैं। अगला प्रक्रम हमें करना है भर्जन। क्या करना है, भर्जन। लेकिन अगले प्रकरण के लिए हम अगले वीडियो का प्रयोग करेंगे, यानी हम अब अगले प्रकरण का वर्णन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक।